हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन कैन बी कन्वीनियंटली डिस्क्राइब्ड इफ़ वी कैटेगराइज देम एज। इसको आसानी से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर इस तरीके से उसको कैटेगरी वाइज हम लोग रख देंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़। सेकंड है रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़। तो ये सेकंड हो गया डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़। थर्ड है रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज़ करना हो तो उसके लिए कैसा होगा, रिसर्च डिज़ाइन। तो तीन तरह के रिसर्च डिज़ाइन जनरली हुए, तीन कैटेगरी में। अब इनको सेपरेट हम लोग आगे डील करते हैं। वी टेक अप ईच कैटेगरी सेपरेटली। फर्स्ट कैटेगरी है रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। देखिए इसका दूसरा नाम फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़ भी है। इसको देखते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ आर ऑल्सो टर्म्ड एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। The main purpose of such studies is that of formulating a problem for more precise investigation। तो ज़्यादा स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉब्लम को यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाता है, और ऑफ डेवलपिंग द वर्किंग हाइपोथेसिस फॉर एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए इस स्टडीज़ को किया जाता है। The major emphasis in such studies is on the discovery of ideas and insights। इसमें जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो किसी आइडिया को डिस्कवर करने या फिर इंसाइट अंतर्दृष्टि को डिस्कवर करने के लिए इसमें जोर दिया जाता है। As such, the research design appropriate for such studies must be flexible enough। तो यहाँ पे इस स्टडीज से रिलेटेड जो रिसर्च डिज़ाइन है वो फ्लैक्सीबल इनफ होना चाहिए टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम अंडर स्टडी, ताकि हमारी स्टडी में जिस प्रॉब्लम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें जो कुछ भी हम लोग इसको जो लिखा गया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अगर किसी भी पहलू से कुछ भी वैसा आता है उभर करके तो हर एक पक्ष को हम लोग वहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इसमें और डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है हम लोग पहले से डिटरमाइन नहीं करके रखते अपना सोच, यहाँ पे स्टडी करते जाते हैं और जैसे जैसे कुछ भी पता चलते जाता है उस सब को हम लोग कंसिडर करते चले जाते हैं। और चूँकि हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहेगा, इसीलिए जो कुछ भी जानकारी मिलती चलेगी, जो कुछ नया कुछ हम लोग सीखते चलेंगे, सबको इसमें हम लोग शामिल करते चलेंगे, कंसिडर करते चलेंगे। इसीलिए ऐसा जो रिसर्च डिज़ाइन है ये फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो जो भी नए तथ्य सामने आते हैं उसको अपनाना मुश्किल होगा। इसको डिटेल में और भी आगे हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी इसको पढ़ते हैं। इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च डिज़ाइन इज़ नीडेड। तो यहाँ पे इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रिसर्च डिज़ाइन में। क्यों? बिकॉज द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन विथ मोर प्रिसाइज मीनिंग। क्योंकि यहाँ जो रिसर्च का प्रॉब्लम है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू वन विथ मोर प्रिसाइज मीनिंग, और स्पष्ट मीनिंग के साथ इन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ विच फैक्ट में necessitate changes in the research procedure for gathering relevant data। अब जो कि हम लोग को necessitate changes यानी मजबूर कर सकता है चेंज के लिए अपने किस चीज़ में, इन रिसर्च प्रोसीजर, जो हमारा रिसर्च पद्धति है उसमें चेंज करने के लिए हमें मजबूर कर सकता है डाटा गैदर करने के लिए। Generally the following three methods in the context of research design for such studies are talked about। तो जनरली यहाँ पे ये तीन मेथड हैं इस रिसर्च डिज़ाइन के लिए जिसके बारे में बात की जाती है। अब वो तीनों मेथड यहाँ पे बताया जा रहा है। फर्स्ट है नंबर ए, द सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। तो लिटरेचर सर्वे किया जाएगा। सेकंड है द एक्सपीरियंस सर्वे, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्वे। थर्ड वन इज़ द एनालिसिस ऑफ इंसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स। सेपरेट इन सब को अब डील करें। द सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर हैपेंस to be the most simple and fruitful method of formulating precisely
द रिसर्च प्रॉब्लम और डेवलपिंग हाइपोथेसिस। तो ये जो मेथड है सर्वे ऑफ कंसर्न लिटरेचर, ये बहुत ही सिंपल और फ्रूटफुल मेथड है। किस चीज़ के लिए? ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्रिसाइसली द रिसर्च प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा स्पष्ट रूप से रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल और सिंपल मेथड है। Hypothesis stated by earlier workers may be reviewed and their usefulness be evaluated as a basis for further research। तो मान लिया हम जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर अगर पहले से कोई रिसर्च हो चुका है तो जो रिसर्चर इस पर रिसर्च किए हैं उनका जो भी हाइपोथेसिस था, तो इसी के बारे में बताया गया है हाइपोथेसिस स्टेटेड बाय अर्लियर वर्कर्स। तो जो पहले जिन लोगों ने इसके ऊपर काम कर चुका है उनका हाइपोथेसिस मे बी रिव्यूड, उस हाइपोथेसिस को रिव्यू करना चाहिए। एंड देयर यूज़फुलनेस बी इवैल्यूएटेड, और उसका जो यूज़फुलनेस है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए एज अ बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, जिसके बेसिस पे फ्यूचर में और रिसर्च किया जाएगा। इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड वेदर द ऑलरेडी स्टेटेड हाइपोथेसिस सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस। इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि क्या पहले से जितने भी हाइपोथेसिस हैं, मतलब एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आ गया हाइपोथेसिस, वो नया कोई और हाइपोथेसिस सजेस्ट करते हैं या फिर नहीं, तो इसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वही देखना है कि पुराने हाइपोथेसिस से कोई और नया हाइपोथेसिस का सजेशन हम लोगों को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इन दिस वे द researchers should review and build upon the work already done by others. But in cases where hypotheses have not yet been formulated, his task is to review the available material for deriving the relevant hypothesis from it. क्या बताया? In this way the researcher should review and build up the work already done by others. तो रिसर्चर को रिव्यू करना चाहिए और बिल्डअप करना चाहिए जो वर्क दूसरे के द्वारा पहले से किया जा चुका है। बट इन केसेस वेयर हाइपोथेसिस हैव नॉट येट बीन फॉर्मुलेटेड, लेकिन उन केस में जहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं किया गया तो क्या होगा? हिज टास्क इज़ टू रिव्यू द अवेलेबल मटेरियल। तो अब जो रिसर्चर है उसकी ये कार्य है, उसका काम है, उसका टास्क है कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो उसका रिव्यू करें। क्यों करें? फॉर डिराइविंग द रेलिवेंट हाइपोथेसिस फ्रॉम इट, ताकि उस मटेरियल के थ्रू जो रेलिवेंट हाइपोथेसिस होगा वो उसको डिराइव कर सके। बिसाइड द बिब्लियोग्राफिकल सर्वे ऑफ स्टडीज़, तो बिब्लियोग्राफी पहले बताया जा चुका है कि ये लिटरेचर रिव्यू का सारा ये लिस्ट है कि हमने कौन कौन से बुक्स पढ़े, कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं कौन कौन से, तो उन सब का एक लंबा चौड़ा लिस्ट जो कि जनरली हर एक रिसर्च रिपोर्ट के लास्ट में उसको अटैच किया जाता है। तो उसके अलावा बिसाइड्स द बिब्लियोग्राफिकल सर्वे ऑफ स्टडीज़ ऑलरेडी मेड इन वंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट मे एज वेल एज मेड बाय द रिसर्चर फॉर प्रिसाइसली फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। तो रिसर्चर का ये भी काम है कि बिब्लियोग्राफी सर्वे का भी स्टडी करना है ताकि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में उसको हेल्प मिले। ही शुड ऑल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज डेवलप्ड इन डिफरेंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट्स टू द एरिया इन विच ही इज़ हिमसेल्फ वर्किंग। अब उसको ये भी अटेम्प्ट लेना चाहिए कि जो पहले भी थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह डेवलप हो चुके हैं डिफरेंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में, उसको किस तरीके से जो अभी जो वो अपना काम कर रहा है अपने काम में किस तरीके उसको अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ को भी उसको कोशिश करनी चाहिए। समटाइम्स द वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तो समटाइम्स बताया कभी कभी ये जो वर्क है क्रिएटिव वर्कर्स का, समटाइम्स द वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटर्स, जो क्रिएटिव राइटर मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे में लिखे हैं अपने रिपोर्ट को, तो उनका अगर हम लोग वर्क को स्टडी करेंगे वो वर्क क्या करेगा? वो ऑल्सो प्रोवाइड करेगा अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन।
तो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन हम लोगों को प्रोवाइड करेगी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए। एंड एज सच मे बी लुक्ड इनटू बाय द रिसर्चर, तो इस तरीके से उसको रिसर्चर को देखना चाहिए। मतलब जितना भी ज़्यादा हम लोग स्टडी करेंगे प्रीवियस जो भी रिसर्च वगैरह हो चुके हैं उन सब को, तो उनको पढ़ के हमको बहुत सारा नॉलेज वगैरह मिलेगा, जिसके थ्रू हम लोग अपने स्टडी अपने प्रॉब्लम का जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये सब बताया जितना भी है ये लिटरेचर का सर्वे के थ्रू। सेकंड है एक्सपीरियंस सर्वे। अब यहाँ पे वर्ड से लग रहा है एक्सपीरियंस, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे कांटेक्ट करके हम लोग को सर्वे करना है। एक्सपीरियंस सर्वे मीन्स द सर्वे ऑफ पीपल हु हैव हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द प्रॉब्लम टू बी स्टडीज। तो इसका मतलब है सर्वे ऑफ पीपल, उन लोगों का सर्वे करना है हु हैव हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विथ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीज, उस प्रॉब्लम के साथ जिसका स्टडी करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच अ सर्वे इज टू ऑब्टेन इंसाइट इनटू द relationships between variables and new ideas relating to the research problem। तो अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो उद्देश्य है इस सर्वे का, ये क्या है? टू ऑब्टेन इनसाइट, अंतर्दृष्टि हम लोग को प्राप्त करना है इनटू द रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप के बीच में, किसके बीच में? बिटवीन वेरिएबल्स एंड न्यू आइडियाज़। तो जो भी वेरिएबल हमारे पास उपलब्ध हैं और क्या क्या न्यू आइडिया आ रहा है, न्यू आइडिया है, उसके बीच का रिलेशनशिप, उसके लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। फॉर सच अ सर्वे पीपल हु आर competent and can contribute new ideas may be carefully selected। तो अब न्यू आइडिया के लिए जिस पीपल को हम लोग समझते हैं कि हाँ ये कम्पिटेंट है, ये कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, तो उनका अच्छे तरीके से सर्वे करना चाहिए, उनको बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। एज रिस्पोंडेंट्स टू इंश्योर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस। द रिस्पोंडेंट, तो अब जिनसे सर्वे करना है वो रिस्पोंडेंट हो गए, उनको क्या करें? द रिस्पोंडेंट सो सेलेक्टेड मे देन बी इंटरव्यूड बाय द इन्वेस्टिगेटर। तो अब जिनका बहुत ही केयरफुली सिलेक्शन किया गया रिस्पोंडेंट का, अब उनका इंटरव्यू करना चाहिए इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। द रिसर्चर मस्ट प्रिपेयर एन इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। तो इंटरव्यू लेने से पहले इंटरव्यू का शेड्यूल बना लेना चाहिए, सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग, और इससे पहले क्वेश्चन हम लोग कौन कौन सा पूछेंगे उसका भी एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में क्वेश्चंस वगैरह सब तैयार कर लेना चाहिए। बट द इंटरव्यूज मस्ट इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, लेकिन हाँ इंटरव्यू में फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में होना चाहिए that the respondents should be allowed to raise issues and questions which the investigator has not previously considered। तो इसमें ये अलाउ करना चाहिए इस सेंस में कि जो रिस्पोंडेंट है वो अपने कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ इशू को उठा सके जिसको कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसने अभी तक कंसिडर नहीं किया है। तो इसके हिसाब से ये इंटरव्यू फ्लेक्सिबल होना चाहिए। Generally, the experience collecting interview is likely to be long and may last for few hours। तो जनरली ये होता है कि जो एक्सपीरियंस कलेक्टिंग इंटरव्यू, मतलब जो हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेंगे उससे जो कुछ हम लोग को जानकारी मिलेगी वो जानकारी थोड़ा लंबा होता है और दिमाग में कम समय के लिए टिकता है। Hence it is often considered desirable to send a copy of the questions to be discussed to the respondent well in advance। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं रिस्पोंडेंट के साथ, उन सारे क्वेश्चंस का एक कॉपी एडवांस में पहले से हम लोग रिस्पोंडेंट को भेज दें, ताकि उस क्वेश्चन के हिसाब से रिस्पोंडेंट पहले से कुछ तैयारी कर ले तो कुछ नया आइडिया भी मिल सकेगा उनको। ये आगे है इसमें। दिस विल ऑल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द रिस्पोंडेंट्स फॉर डूइंग सम एडवांस थिंकिंग ओवर द वेरियस इशूज़ इन्वॉल्व। तो ये जो है एडवांस थिंकिंग जो कि वेरियस इशू इन्वॉल्व हैं उसके लिए रिस्पोंडेंट को उसका एक मौका है था कि एडवांस में पहले से वो कुछ सोच विचार कर ले सारे टॉपिक के बारे में, सो दैट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू
दे मे बी एबल टू कंट्रीब्यूट इफ़िशेंटली, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे वो इफ़िशेंटली अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, इस लायक वो हो सके। Thus, an experience survey may enable the researcher to define the problem more concisely and help in the formulation of the research hypothesis. तो इस तरीके से experience survey may enable the researcher to define the problem more concisely. तो प्रॉब्लम को ज़्यादा कंसाइज से ज़्यादा सूक्ष्म करके डिफाइन करने में ये इंटरव्यूअर को लायक बनाता है एंड हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, और रिसर्च हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में मदद करता है। दिस सर्वे में एज वेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, और ये जो सर्वे है इससे कुछ अलग टाइप के रिसर्च करने का जिसकी पॉसिबिलिटीज़ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू लेंगे रिस्पोंडेंट से तो बहुत सारी बातों को बताएगा, तो इससे कुछ वैसी बातें भी हमारे नॉलेज में आ सकती है जिसके ऊपर अलग से भी रिसर्च किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के लिए भी यहाँ पे संभावना उत्पन्न हो जाती है। थर्ड है एनालिसिस ऑफ इंसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स। तो अब अंतर्दृष्टि को स्टिमुलेट जागृत करने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनका एनालिसिस इज ऑल्सो अ फ्रूटफुल मेथड फॉर सजेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर रिसर्च। तो ये भी दूसरा लाभकारी फ्रूटफुल मेथड है हाइपोथेसिस सजेस्ट करने के लिए। इट इज़ particularly suitable in areas where there is little experience to serve as a guide। तो ये उस एरिया में ज़्यादा फ्रूटफुल है जहाँ पे एक गाइड के जैसा सर्व करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ द इंटेंसिव स्टडी ऑफ सेलेक्टेड इंस्टांसेस। तो अब यहाँ पे इंटेंसिव स्टडी है, इसमें है दिस मेथड कंसिस्ट, तो इसमें क्या निहित है, ऑफ द इंटेंसिव स्टडी गहन अध्ययन ऑफ सेलेक्टेड इंस्टांसेस, जो भी सेलेक्टेड उदाहरण है उनका, ऑफ द फेनोमेना, अभी के जो समय एक तरह से जो वातावरण चल रहा है, मतलब रिसेंट में जो कुछ भी उदाहरण एक उपलब्ध है उसका गहन अध्ययन उसको ये प्रोवाइड करता है। इन विच वन इज़ इंटरेस्टेड, जिसमें कि एक व्यक्ति इंटरेस्टेड है, मतलब एक रिसर्चर जिस परिस्थिति में जिस फिनोमेना में इंटरेस्ट रखता है उसमें किसी एक उदाहरण में गहन अध्ययन करना, ये इसके अंदर शामिल होता है। फॉर दिस पर्पज़ द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इफ़ एनी मे बी एग्जामिन। तो इस उद्देश्य से अगर पहले से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उसको एग्जामिन किया जाता है। द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग मे टेक प्लेस और सम अदर अप्रोच मे बी अडॉप्टेड। तो इसमें एक जो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो हो सकता है या फिर कोई अदर अप्रोच वो अडॉप्ट किया जा सकता है सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर का एटीट्यूड, द इंटेंसिटी ऑफ द स्टडी, तो स्टडी है उसकी जो गहनता है, एंड द एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू ड्रॉ टुगेदर डाइवर्स इंफॉर्मेशन इनटू अ यूनिफाइड इंटरप्रिटेशन। तो अब जो डाइवर्स इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ ड्रॉ करने का एबिलिटी रिसर्चर का, मतलब जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो इधर उधर फैले हुए हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ लिखने का एबिलिटी रिसर्चर का, आर द मेन फीचर, ये सब इसके मेन फीचर हैं विच मेक दिस मेथड एन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर इवोकिंग इनसाइट। तो ये एप्रोप्रिएट विच मेक दिस मेथड, तो इस मेथड को बनाता है क्या, अन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर, एक एप्रोप्रिएट पद्धति बनाता है फॉर इवोकिंग इनसाइट, तो जो भी उसके इनसाइट से अंतर्दृष्टि है उसको ताज़ा करने के लिए। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड किस तरह के एग्जाम्पल्स आर टू बी सेलेक्टेड एंड स्टडीज़, कि किस तरह के एग्जाम्पल को सेलेक्ट किया जाए उसका स्टडी किया जाए। देयर इज़ नो क्लियर कट आंसर टू इट, कोई क्लियर कट इसका आंसर नहीं है। एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स सर्टेन टाइप ऑफ इंस्टांस आर मोर एप्रोप्रिएट दैन अदर्स। तो एक्सपीरियंस इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ इंस्टांस, कि कुछ तरीके के जो उदाहरण है
इंस्टांस उदाहरण आर मोर अप्रोप्रिएट, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है देन अदर्स दूसरे से. वन कैन मेंशन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनसाइट्स स्टिमुलेटिंग. वन कैन मेंशन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग केसेस. तो ये जो इनसाइट स्टिमुलेटिंग केस है उसका कुछ एग्जांपल है, सच एज द रिएक्शन ऑफ स्ट्रेंजर, कि जो स्ट्रेंजर है उनका रिएक्शन, ये एक एग्जांपल हो सकता है जिसके कारण लोग उसमें रिसर्च करने लग जाएं. द रिएक्शन ऑफ मार्जिनल इंडिविजुअल, तो जो मार्जिनल इंडिविजुअल में जो मार्जिनल हम लोग बोलते हैं एक तरह से जो हाशिए के लोग हैं, समझ लो कि समाज से एक तरह कटे हुए, अगर वो इंडिविजुअल है अगर उसका कुछ रिएक्शन है, यानी हमारा जो स्टडी है स्टडी से बाहर का हो गया उसे अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल इंडिविजुअल. अगर उसका कोई रिएक्शन आ गया जिसके ऊपर स्टडी करने का मन कर जाए रिसर्चर का. द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हु आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, तो उस इंडिविजुअल का स्टडी जो कि परिवर्तन हो रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में. द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्राटा, समाज के विभिन्न स्तर से रिएक्शन, व्यक्तिगत रिएक्शन, इंडिविजुअल का रिएक्शन एंड द लाइक. तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हमारा जो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है स्टडी करने के लिए. तो सब कुछ एग्जाम्पल थे. इन जनरल केसेस दैट प्रोवाइड शार्प कॉन्ट्रास्ट और हैव स्ट्राइकिंग फीचर are considered relatively more useful while adapting this method of hypothesis formulation. तो in general, तो साधारणतया cases that provide sharp contrast, तो वो उदाहरण जो कि sharp contrast विरोधाभास देते हैं और have striking feature, या फिर जिसका बिल्कुल स्ट्राइकिंग फीचर हो यानी ज़्यादा आकर्षण करने वाला फीचर हो, are considered relatively more useful, तो उसको ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है वाइल एडप्टिंग दिस मेथड ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. तो जब हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के इस मेथड को अपनाते हैं. Thus in an exploratory of formulating research study which merely leads to insights or hypothesis, whatever method or research design outline above is adapted, the only thing essential is that it must continue to remain flexible so that many different facets of a problem may be considered as and when they arise and come to the notice of the researcher. जिसमें बताया thus in an exploratory of formulating research studies, तो exploratory फॉर्मेटिव रिसर्च स्टडीज़ में विच मेरली लीड्स टू इनसाइट्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि मेरली केवल इनसाइट्स हाइपोथेसिस को लीड करता है. व्हाट एवर मेथड और रिसर्च डिज़ाइन आउटलाइन एबव इज एडप्टेड, तो ऊपर में जो बताया गया 3 आउटलाइन उसमें से किसी को एडप्ट किया गया हो. द ओनली थिंग इसेंशियल इज़ दैट, तो मात्र एक ही थिंग है जो कि इसेंशियल है, इट मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन फ्लैक्सीबल, कि इसको फ्लैक्सीबल रहना, इसको लोचदार रहना चाहिए. सो दैट मेनी डिफरेंट फासेट्स, ताकि बहुत सारे जो पहलू हैं ऑफ प्रॉब्लम, समस्या के, मे बी कंसिडर्ड, उसको कंसिडर किया जा सके एज एंड व्हेन दे अराइज, तो जब वो उत्पन्न हो उस प्रॉब्लम उसको कंसिडर किया जाए. एंड कम टू द नोटिस ऑफ द रिसर्चर, तो जब वो प्रॉब्लम अराइज हो रिसर्चर के नोटिस में उसको तुरंत उसी वक्त कंसिडर कर लेना है. तो ये हो गया फर्स्ट. अब सेकंड डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़. देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ आर दोज स्टडीज़ विच आर कंसर्न विथ डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. तो ये जो रिलेटेड है किससे, किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने से संबंधित है, और ऑफ अ ग्रुप, या फिर किसी ग्रुप के. Whereas diagnostic research studies determine the frequency with which something occurs or its association with something else, जबकि डायग्नोस्टिक स्टडीज़ जो है फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ कितने बार होता है, और इट्स एसोसिएशन विथ समथिंग एल्स, या फिर उसका संयोजन किसी और चीज़ के साथ.
मतलब किसी ग्रुप का, किसी इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर उसको डिस्क्राइब करना पड़े तो ये कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़। अगर किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी उसका स्टडी किया जाए कि कोई भी चीज़ कितने बार हो रहा है, जैसे कि एक मॉल में कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने बार आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा डायग्नोस्टिक रिसर्च। या फिर कोई एक घटना घट रही है तो इसका क्या क्या कारण है, कितने बार घट रही है, तो ये सब आगे और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। द स्टडीज कंसर्निंग वेदर सर्टेन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़। तो इसमें बताया कि वो स्टडीज़ कंसर्निंग वेदर सर्टेन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, कि क्या कोई वेरिएबल इसमें शामिल है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़। कि जैसे अगर ये पता लगाया जाए कि अगर खेत में धान अच्छा हुआ तो क्या इसके लिए फर्टिलाइज़र कारण है, तो ये कहलाएगा डायग्नोस्टिक रिसर्च। पर फिर पता लगाया जाएगा जब किया जाएगा उसका डायग्नोस तब। As against this study is concerned with specific predictions with narration of facts and characteristics concerning individual, group और situations are all examples of descriptive research studies। तो ये सब जो बताया एग्जाम्पल ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ का है। तो इसमें कौन कौन सा है, स्टडीज़ कंसर्न विथ स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस, तो कोई स्पेसिफिक प्रिडिक्शन कोई भविष्यवाणी के साथ जुड़ा हुआ हो, विथ नरेशन ऑफ फैक्ट्स जिसमें फैक्ट्स के नरेशन भी साथ होना चाहिए, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंसर्निंग इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल और ग्रुप से रिलेटेड कोई भी स्टडीज़ जो कि स्पेसिफिक प्रिडिक्शन हो और उसके साथ नरेशन हो, नरेशन ऑफ फैक्ट्स और सच्चाई का पता लगाने का बिल्कुल व्याख्या हो और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक विशेषता हो, इन सब से जुड़ा हुआ स्टडीज़ कहलाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा। मोस्ट ऑफ द सोशल रिसर्च कम्स अंडर दिस स्टडीज़, तो इसके अंदर आते हैं सोशल रिसर्च, जो भी सामाजिक अनुसंधान होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं जनरली। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन द डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज डायग्नोस्टिक स्टडीज़ शेयर कॉमन रिक्वायरमेंट्स है। तो यह बताया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, तो रिसर्च डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से द डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज डायग्नोस्टिक स्टडीज़, तो ये दोनों जो स्टडीज़ हैं डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक शेयर कॉमन रिक्वायरमेंट्स, तो इसको कॉमन रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है, मतलब इनका जो एक तरह से जो डाटा वगैरह चाहिए वो कॉमन है। एंड एज सच वी मे ग्रुप टुगेदर दिस टू टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़, तो इस तरीके से हम लोग ये दो तरह के रिसर्च स्टडीज़ को एक ही ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज इन डायग्नोस्टिक स्टडीज़, तो इन दोनों स्टडीज़ में द रिसर्चर मस्ट बी एबल टू डिफाइन क्लियरली, तो रिसर्चर क्लियरली डिफाइन करने के एबल हो, लायक हो कि व्हाट ही वांट टू मेज़र, कि वो क्या मेज़र करना चाहता है, एंड मस्ट फाइंड एडिकेट मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट अलॉन्ग विथ अ क्लियर कट डिफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ही वांट्स टू स्टडी, तो क्या स्टडी क्या मेज़र करना चाहता है और उसके पास एडिकेट मेथड होना चाहिए फॉर मेजरिंग इट्स को मेज़र करने का, अलॉन्ग विथ अ क्लियर कट डिफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को क्लियर कट डिफाइन करने के साथ ही वांट्स टू स्टडी, जिसको वो स्टडी करना चाहता है। पॉपुलेशन तो पहले बताया गया, पूरे के पूरे तथ्य वेरिएबल को शामिल किया तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। सिंस द एम इज़ टू ऑब्टेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन द सेड स्टडीज़, क्योंकि इसका जो एम है उद्देश्य है कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त करना है, द प्रोसीजर टू बी यूज मस्ट बी केयरफुल्ली प्लान, तो इसके लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा उसको केयरफुल्ली प्लान करना चाहिए। द रिसर्च डिज़ाइन मस्ट मेक इनफ प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन में मस्ट मेक इनफ प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, बायस, एंड मस्ट मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, ये जो बायस है इसको बोलते हैं पक्षपात, तो पक्षपात से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रोविजंस पहले से ही कर लेना चाहिए कि पक्षपात किस तरीके का ना हो, एंड मस्ट मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, और जो कुछ है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबिलिटी यानी सत्यता को वो प्राप्त कर सकें,
विथ ड्यू कंसर्न फॉर द इकोनॉमिकल कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च स्टडीज़। और यहाँ पे इकोनॉमिकल कंप्लीशन यानी सस्ते में रिसर्च स्टडीज़ कंप्लीट हो, इसको भी कंसिडर करना है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ धन समय वगैरह खर्च हो जाए। द डिज़ाइन इन सच स्टडीज़ मस्ट बी रिजिड। अब इस स्टडी का डिज़ाइन वो रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। और पहले जो हमने पढ़ा तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन वो फ्लेक्सिबल होता है और डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक है रिजिड होता है, रिजिड होगा। एंड नॉट फ्लेक्सिबल एंड मस्ट फोकस अटेंशन ऑन द फॉलोइंग। और इसका फोकस आगे है उनके ऊपर होना जरूरी है। ए फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इसमें रिसर्च का जो उद्देश्य है उसको फॉर्मुलेट करना, इसके ऊपर फोकस करना है। व्हाट द स्टडी इज़ अबाउट एंड व्हाई इज़ इट बीइंग मेड, कि वो स्टडी किस चीज़ के बारे और ये क्यों किया जा रहा है। बी नंबर डिज़ाइनिंग द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन मेथड का डिज़ाइन तैयार करना। व्हाट टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग डाटा विल बी अडॉप्टेड। सी सेलेक्टिंग द सैम्पल, सैम्पल चूज़ करना। हाउ मच मटेरियल विल बी नीडेड। डी कलेक्टिंग द डाटा, डाटा कलेक्ट करना है। वेयर कैन बी रिक्वायर्ड डाटा बी फाउंड, कहाँ डाटा मिलेगा। एंड विथ व्हाट टाइम पीरियड शुड द डाटा बी रिलेटेड, और जो डाटा है वो किस समय अवधि से संबंधित होना चाहिए। ई प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा, फिर डाटा को प्रोसेस करना है, उसको एनालाइज करना है। एफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, और जो कुछ फाइंडिंग है उसको रिपोर्ट बना करके देना है। Thus, the research design in case of descriptive diagnostic studies is a comparative design throwing light on all points mentioned above। तो एक comparative research design है जो कि ऊपर जो जितने पॉइंट बताए गए हैं उन सब के ऊपर प्रकाश डालता है। It must ensure the minimization of bias, तो ये बायस पक्षपात को मिनिमाइज करता है, उस चीज़ को इंश्योर करता है। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस कलेक्टेड, और ये मैक्सिमाइज करता है उसके रिलायबिलिटी को जो भी कलेक्ट किया गया है। द सेट डिज़ाइन कैन बी एप्रोप्रिएटली रेफर्ड टू एज अ सर्वे डिज़ाइन, तो जो डिज़ाइन है इसको सर्वे डिज़ाइन ही बोला जा सकता है। सिंस इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सर्वे कंसर्निंग आ फेनोमेना टू बी स्टडीज़, क्योंकि इसमें जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स वैसे ही है जैसा कि एक सर्वे में सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मतलब सर्वे में जो जो स्टेप फॉलो करना पड़ता है वो वही सारे स्टेप्स इस डिज़ाइन में फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए इस डिज़ाइन को सर्वे डिज़ाइन में बोला जाता है। द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च डिज़ाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव टू टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज आर एज अंडर। अभी जो हमने दो टाइप्स के पढ़ा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन और ये डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन, इन दोनों के बीच का अंतर इस तरीके से है। देखिए इसमें है पहला एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक। इसमें देखिए ओवरऑल डिज़ाइन, इसमें बता रहा है ओवरऑल में फ्लेक्सिबल डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी तो फ्लेक्सिबल था, हम लोग पढ़े ही थे, और डिस्क्रिप्टिव क्या है, ये रिजिड है, ये चेंज नहीं हो सकता है। फ्लेक्सिबल में अंदर पढ़े फ्लेक्सिबल डिज़ाइन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट के प्रॉब्लम है उसको कंसिडर करने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। और इसमें बता रिजिड डिज़ाइन मस्ट मेक इनफ प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस, तो इसमें बायस से बचना है, पक्षपात से बचना है। एंड मस्ट मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, और जो सत्यता है उसको मैक्सिमाइज करना है। इसे बताया सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन बताया, ये तो हम लोग ओवरऑल डिज़ाइन को उसको डिफिनेशन एक तरह से पढ़ लिया। अब इसका अंतर आता है इसमें सैम्पलिंग डिज़ाइन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्योंकि एक्सप्लोरेटरी में पूरे पॉपुलेशन का स्टडी किया जाता है, और सेकंड है डिस्क्रिप्टिव में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, रैंडम सैम्पलिंग। इसमें रैंडम सैम्पलिंग से सेलेक्ट करके कुछ सैंपल का ही स्टडी किया जाता है, उसी के आधार पर पूरे पॉपुलेशन का निर्णय लिया जाता है। सेकंड है स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, नो प्री प्लान डिज़ाइन फॉर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी में प्री प्लान डिज़ाइन नहीं होता है, इसमें जैसा डाटा मिलते चला गया, फिर जो डाटा अवेलेबल हो उसके बाद हिसाब लगाते हैं हम लोग कि क्या मेथड अप्लाई करना है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में पहले से प्लान तैयार रहता है, प्री प्लान डिज़ाइन फॉर एनालिसिस। थर्ड है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन के लिए यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रक्चर और वेल थॉट आउट इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा।
यहाँ पर डाटा कलेक्शन करने के लिए पहले से तैयार और सोचा समझा इंस्ट्रूमेंट तैयार रहेगा। ऑपरेशनल डिज़ाइन, नो फिक्स्ड डिसीजंस अबाउट द ऑपरेशनल प्रोसीजर। ऑपरेशनल प्रोसीजर के यहाँ पे फिक्स्ड डिसीजन नहीं होता है। एडवांस डिसीजन अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर, तो ऑपरेशनल प्रोसीजर के लिए पहले से डिसाइड किया जा चुका होता है। अब थर्ड है, और थर्ड लास्ट है, रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज़ से रिलेटेड डिज़ाइन में, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़ जनरली नोन एज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, इनको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ बोला जाता है, आर दोज वेयर द रिसर्चर टेस्ट्स द हाइपोथेसिस ऑफ काउजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो एक काउजल रिलेशनशिप यानी कारणीय संबंध, कारण वाले संबंध डिफरेंट वेरिएबल के बीच ये बताता है। जैसे कि वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई है, तो मान लो वाई का प्रभाव एक्स के ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा, तो इसका कारण बताना। तो ये हो गया काउजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे कि अगर हम लोग such studies require procedures that will not only reduce bias and increase reliability but will permit drawing inferences about causality। तो जो स्टडीज़ है रिक्वायर प्रोसीजर्स दैट विल नॉट ओनली रिड्यूस बायस, ये उस पद्धति का इस यहाँ पर ज़रूरत है जो कि ना सिर्फ बायस यानी पक्षपात को कम करे बल्कि एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी, जो कि रिलायबिलिटी को बढ़ाए भी, बट विल परमिट ड्राइंग इन्फरेंसेस अबाउट काउजलिटी। तो ये हमें परमिट भी करता है, जो भी इन्फरेंसेस आएंगे, बट विल परमिट ड्राइंग इन्फरेंसेस अबाउट काउजलिटी। तो ये हमें परमिट करता है इन्फरेंसेस, अनुमान, उसको ड्रॉ करने के लिए, काउजलिटी, कारणीय जो भी संबंध है उसके लिए। मतलब जैसे कि एक्स का प्रभाव वाई पे पड़ा तो उसका कारण क्या था, उससे रिलेटेड जो भी अनुमान होगा उसको पहले से लिखने के लिए हमें परमिट करता, अलाउ करता है। यूजुअली एक्सपेरिमेंट से मीट दिस रिक्वायरमेंट। अब एक्सपेरिमेंट इसको फिर पूरा करता है। हैंस व्हेन वी टॉक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन सच स्टडीज़ वी ऑफन मीन द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब भी हम लोग इस तरीके की स्टडीज़ की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन से। प्रोफेसर R.A. फिशर्स नेम इज़ एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट। तो प्रोफेसर R.A. फिशर का नाम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। प्रोफेसर फिशर फाउंड दैट बाय डिवाइडिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स और प्लॉट्स इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड देन बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर लैंड को, खेत को डिफरेंट प्लॉट में बांट दिया, फिर उसके ऊपर रिसर्च किया। Whatever information is collected and inferences drawn from them, अब उसके जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और जो इन्फ्रेंसेस, जो अनुमान ड्रॉ किया गया था, हैपन्स टू बी मोर रिलायबल, जो क्या ज़्यादा सही साबित हुआ। दिस फैक्ट इंस्पायर्ड हिम टू डेवलप सर्टेन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो ये जो फैक्ट था, उस फैक्ट ने इंस्पायर किया प्रोफेसर R.A. फिशर को कि डेवलप करे कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस कंसर्निंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग डेवलप किया गया। टुडे द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर बीइंग यूज्ड इन रिसर्चेस रिलेटिंग टू फेनोमेना ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स। अब जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बहुत सारे फेनोमेना में से यूज़ किया जाता है। सिंस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से ओरिजिनेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अब चूँकि हमने देखा था प्रोफेसर R.A. फिशर ने इस एक्सपेरिमेंट को एग्रीकल्चर फील्ड में किया, वी स्टिल यूज़, फिर भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं, थाउट इन अ टेक्निकल सेंस। हमें चूँकि ये एक्सपेरिमेंट हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर, तो एग्रीकल्चर से डेवलप होकर के ये आया डिज़ाइन, फिर भी इसे हम लोग टेक्निकल सेंस में यूज़ करते हैं। सेवरल टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सच एज ट्रीटमेंट, यील्ड, प्लॉट, ब्लॉक एक्सेट्रा। और टेक्निकल टर्म में हम जो यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बहुत सारे वर्ड, कुछ वर्ड है जैसे ट्रीटमेंट, यील्ड, प्लॉट, यील्ड मतलब उत्पादन, क्रॉप का उत्पादन हो गया, प्लॉट है, ब्लॉक एक्सेट्रा। तो इन सब को यूज़ किया जाता है टेक्निकल टर्म के तौर पर इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में। ओके, थैंक यू।